चलिए आज की इस सभा में आपका स्वागत है। बिजनेस मैथमेटिक्स में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये चैप्टर अगले 2 दिन तक तो कंफर्म चलेगा, इसकी उम्मीद है। तो रेशो या अनुपात आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। चल नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम है, देखता हूँ 1 मिनट का। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अनुपात या रेशो क्या है भाई? एक सिंपल सी थ्योरी वाली बात। इसका कॉन्सेप्ट क्या है रेशो का? मनुष्य के स्वभाव में एक विशेषता होती है कि वह दो वस्तुओं के मध्य सतत तुलना करता है। दो एक जैसी एक टाइप की चीजें हैं तो आप तुलना करेंगे। जैसे दो बाइक हैं तो आपस में तुलना करेंगे, किसी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, किसी की स्पीड बहुत अच्छी है, कोई एवरेज बहुत अच्छा देती है ना? तो इस टाइप की चीजें हम देखते हैं। अब ये जो तुलना की जाती है 2 प्रकार की होती है, एक गुणात्मक तुलना और दूसरी मात्रात्मक या परिमाणात्मक तुलना। अभी क्या होती है? गुणात्मक तुलना से ज्ञात होता है कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष अच्छी है या बुरी है, जबकि मात्रात्मक तुलना जो होती है वो क्या होती है कि कितनी अच्छी और खराब है, वो मात्रात्मक तुलना बताती है। वो सामान्य गुणात्मक में सिर्फ सामान्य बात आती है कि ये अच्छी और ये बुरी, क्यों है नहीं मालूम, क्यों का जवाब देती है मात्रात्मक तुलना कि कितनी अच्छी और खराब है। जैसे मोटरसाइकिल के उदाहरण से लें, बाइक का जो लिया हमने, पहली मोटरसाइकिल दूसरी की चाल तेज है, ये गुणात्मक तुलना हो। किंतु जब उनके चाल के संबंध में कहा जाएगा कि पहली मोटर दूसरी मोटरसाइकिल की अपेक्षा 2 गुनी गति से चल रही है, एक 60 की स्पीड में चल रही है, एक 120 की स्पीड में चल रही है, तो ये मात्रात्मक तुलना हो जाएगी। चलिए अब अनुपात से आशय क्या है? तो अनुपात जैसा आपको ज्ञात है, दो राशियों के मध्य एक संबंध होता है और वो संबंध ये बताता है कि एक की अपेक्षा दूसरी कितने गुनी है, चाहे वो बड़े में हो चाहे भिन्न में हो, संख्या में हो चाहे भिन्न में हो। 1/2 गुनी है या 2 गुनी। अब अनुपात के द्वारा संख्याओं को जो है सापेक्षिक मानों में व्यक्त किया जाता है। गणितीय रूप में अनुपात वह संख्या है जो दो संख्याओं के बीच संबंध को भाग के रूप में प्रदर्शित करती है। जैसे 18 और 6 मान भाग के रूप में 18 भागित 6 करने पर इसका भागफल 3 होगा, तो 3:1 होगा। यहाँ दो संख्याओं को अंश और हर के रूप में रखकर अनुपात को भिन्नात्मक रूप में भी प्रदान किया जा सकता है। इसमें जो आ रहे हैं उनको भी लेते जाएं। हाँ, चलिए ये तो थ्योरेटिकल थोड़ी सी बात हो गई। हम तो खास बात है न्यूमेरिकल में आएंगे। अब अनुपातों को प्रदर्शित करने के लिए दो संख्याओं के बीच में अनुपात का चिन्ह लगाया जाता है। जो कोलन लगाते हैं ना, कोलन जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह अनुपात का चिन्ह कहलाता है। जैसे दो राशियां x और y हो तो इनके बीच अनुपातिक संबंध को व्यक्त करने के लिए हम कहेंगे x अनुपात y। इसको क्या पढ़ा जाएगा? x अनुपात y पढ़ेंगे।
चलिए, जैसे का अपनी आमदनी का 6,000 रुपए, का की आमदनी 6,000 रुपए मासिक है और खा की 4,000 रुपए मासिक है। तो स्पष्ट है खा की आय से 3/2 है और का की आय से 2/3। एक दूसरे को यदि आप देखें कि यदि इसकी तुलना इससे करेंगे तो 6,000 बटे 4,000 करो तो 3/2 आएगा, 4,000 बटे 6,000 करो तो 2/3 आएगा। तो आमदनी के इस संबंध को 3,000 अनुपात 2,000 या इसको छोटे रूप में लिखे तो 3:2 लिखकर अनुपात के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तुलना किस तरीके से अंकों में की जा सकती है, ये वाली बात बताइए आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुपातों की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए थ्योरेटिकल भी है और ये प्रैक्टिकल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये विशेषताएं यदि आपको अच्छे से मालूम है तो आप सवाल हल करने में कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ देखें क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली, अनुपातियों का आकलन सजातीय राशियों के मध्य ही किया जा सकता है, विजातीय राशियों के मध्य नहीं। अब सजातीय विजातीय क्या है भाई, जैसे आपसे कहा जाए कि 15 वर्ष तथा 25 वर्ष, तो ये दोनों सजाती है, एक भी 15 वर्ष में है, ये भी वर्ष में है, और तो इनके बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं हम। लेकिन विजातीय क्या होगा, 5 मीटर और 8 लीटर, 5 मीटर कपड़े का 8 लीटर दूध के साथ अनुपात निकालो, तो ये विजातीय होगी भाई। कि एक का जो माप है मीटर में है, दूसरे का माप लीटर में है, तो ये विजातीय है, इसे इनके बीच में अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अगला देखते हैं। जिन राशियों का अनुपात व्यक्त करना है उनकी इकाइयों में गुणात्मक समरूपता होना चाहिए। गुणात्मक समरूपता क्या बोलते हैं, मतलब एक दोनों की इकाइयां समान होना चाहिए। जैसे 5 रुपए और 25 पैसे के मध्य अनुपातिक संबंध व्यक्त करने के लिए रुपए को पैसों में अथवा पैसे को रुपए में परिवर्तित करके ही हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। ये गुणात्मक समरूपता कहलाती है। या तो दोनों को पैसे में बदल लो या दोनों को रुपए में बदल लो। 5 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 अनुपात 25 निकाल दो वही आएगा। यदि 25 पैसे को आप रुपए में बदलो तो 25 पैसे को रुपए में बदलो क्या होगा, 0.25। तो 5:0.25 जब हल करेंगे तब भी वही आएगा जो 500 अनुपात 25 में आएगा। तो या तो आप रुपए को पैसे में बदल लो या पैसे में, लेकिन होना दोनों समान, कि पैसा है तो दूसरा भी पैसे में, रुपया है तो दोनों रुपए में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरी बात, अनुपात की पहली संख्या को पूर्व पद, प्रथम पद, आदि पद या पूर्वांक कहा जाता है और दूसरी को उत्तर पद, अंतिम पद, उत्तरांक या अनुवर्ती कहा जाता है। कंसेक्वेंट जो आइटम है वो पद है वो कहा जाता है। और इसको जब अनुपात में लिखते हैं तो अंश और हर भी कहा जाता है ना। अनुपात के साथ इनके इकाई सूचक मान को नहीं रखा जाता, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपसे कहा जाए 2 व्यक्तियों की आयु 3:6 के अनुपात में, तो उसको ऐसा नहीं लग सकते 3 वर्ष अनुपात 6 वर्ष, क्योंकि जहां अनुपात में बदलते हैं तो इकाई चली जाती है। कारण ये होता है कि अनुपात को सबसे छोटे रूप में दिखाया जाता है। तो यदि बड़ी संख्या है 300 अनुपात 200 है तो 100 से 100 काट देंगे, 3:2 हो गया। अब 3:2 यदि संख्या मानोगे तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वो सही संख्या तो 300 थी। चलिए आगे देखते हैं। इसी में यही बात बताई गई है, जैसे 5 रुपए और 7 रुपए का अनुपात को 5 रुपए अनुपात 7 रुपए ने लिख के सिर्फ 5:7 लिखा जाता है। यानी इकाइयों को अनुपात में आप दिखाओगे नहीं। इकाई कुछ भी हो सकती है, यदि धन राशि है तो रुपए में पैसे में हो सकती है, आयु है तो वर्ष में हो सकती है, माह में हो सकती है, लंबाई है मीटर में सेंटीमीटर में हो सकती है, वजन है लीटर में किलोग्राम में हो सकता है ना। चलिए, वजन किलोग्राम में और आयतन है तो लीटर में, क्योंकि आजकल अधिकतर जो आपको सामग्री, खाद्य सामग्री मिल रही है लिक्विड, वो लीटर में मिल रही है, जैसे घी तेल वगैरह। चलिए, अनुपात को व्यक्त करने वाली भिन्न अपने लघुत्तम रूप में तथा पूर्णांक में व्यक्त की जाती है। देखो ये बात समझो, इसको लघुत्तम मैंने छोटे से छोटे रूप में, और
उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 3:2 को हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2। अब जैसे मान लीजिए एक की जो आयु है, आय है 150 रुपए और दूसरे की 50 रुपए, तो 150:50 नहीं दिखाएंगे, उसको काटा पीटी, मतलब जो संख्या से दोनों कट सकती है उसको काट दें। अब 50 से दोनों कट सकती है, 50 से कम 50, 50 से 150, तो इनकी आय का अनुपात लिखेंगे हम 150:50 नहीं लिखेंगे, 3:1 लिखेंगे, 3:1 इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये कहा जाएगा। अब अनुपात के दोनों पदों में समान राशि का गुणा या भाग करने से अनुपात का मान अपरिवर्तित रहता है। हमको जब जरूरत पड़ेगी किसी चीज के लिए तो हम अनुपात के दोनों पक्षों में यदि समान राशि का गुणा कर दे तो अनुपातिक रूप से वो कोई परिवर्तित नहीं होती, संख्या, अनुपात की जो संख्या है वो वही रहती है, अनुपात वही रहता है। ठीक है, जैसे 3:5 के दोनों पक्षों में से 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3×3=9:15। अब 9:15 में काटोगे 3 से तो वही चीज आ जाएगी, 3:5। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। अनुपात के प्रथम पद को द्वितीय पद से भाग देकर अनुपात का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, अब एक उदाहरण ले लेते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में शरद ने 84 अंक तथा प्रकाश ने 72 अंक प्राप्त किए। बिल्कुल सिंपल सी बात उठा रहे हैं जी हम। शरद और प्रकाश के प्राप्तांकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, क्या अनुपात होगा, तो अब ये 84:72। यदि हम लिखेंगे यहाँ तो क्या लिखेंगे, शरद के प्राप्तांक अनुपात प्रकाश के प्राप्तांक, ये 84:72। अब देखो इसमें काहे से भाग जा सकता है, जो संख्या से कट सकता है, मैक्सिमम बड़ी संख्या से। छोटी छोटी संख्याओं से आप बार बार काट सकते हैं, पहले 2 से काट दो, फिर 2 से काट दो, फिर 3 से काट दो, जो जो संख्या से कट सकता है उसको काट दे, दोनों कटना चाहिए। दोनों यदि सेम संख्या से कटता है, जहां तक कट सकता है काट दीजिए। तो ये 12 तक कटता है तो 12 का डायरेक्ट भाग दिया, 12×7 = 84, 12×7 = 72। ये देखिए सबसे छोटे रूप में लिखा है, इससे ज्यादा आप काट ही नहीं सकते, आप 6 का 7 में भाग ही नहीं जाता, तो अब इसको काट नहीं सकते, 2 से, 4 से, 3 से, किसी से भी नहीं कर सकते। तो ये छोटे से छोटे संख्या में ही शो किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 4 है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है, ये अनुपात पूछ रहे हैं। ये देखिए वैसे ही सवाल है, इस टाइप के सवाल आपने युगपत समीकरण में देखे हैं। चलिए देखते हैं। दो संख्याएं मान लीजिए x और y, तो इनका योग क्या हुआ, x + y, और अंतर क्या हुआ, x - y। दो समीकरण बन गए, x + y = 40 और x - y = 4। इस दो समीकरणों को हल कर लिया। हाँ, ये दोनों को हल किया, हल करना आता है आपको, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 40 और 4 44। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 44 में 2 का भाग दिया 22, x का मान 22 आ गया, x का मान 22 आ गया, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 40, ये है ना समीकरण नंबर 1, यही रखा हुआ। x + y = 40 में हमने x का मान 22 रख दिया, तो 22 + y = 40, y को पक्षांतर किया तो माइनस हो गया, तो y बराबर आ गया 18। अब पूछा है हमको अनुपात x अनुपात y, x कितना है 22 और y कितना है 18। अब अनुपात 22:18 उत्तर नहीं लिखेंगे, इसको जितना काट सकते हैं काटेंगे तब उत्तर लिखेंगे। अब ये 2 से कटता है, 2 से 11 बार, 2 से 9 बार, तो ये अभिष्ट अनुपात आया आपका 11:9, जो कि आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, बात समझ में आई आपको। तो पहले हमने x और y निकाला और फिर उनका अनुपात ज्ञात किया। अनुपात 5:6 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 8:11 हो जाए। अब देखिए बिल्कुल अलग अलग टाइप के सवाल इसमें उठा रहे हैं हम। दोनों में से समान चीज घटाने का बोल रहे हैं, क्या घटाया जाए, मान लीजिए x घटाया जाए। अब x घटाया जाएगा तो पहला पद क्या हो गया 5 - x, और दूसरा क्या हो गया 6 - x। ठीक है, तो ये 5 - x अनुपात 6 - x बराबर क्या बोल रहा है, क्या हो जाए 8:11। इबारती सवालों में मैक्सिमम जो कहता है वो आप करते चले जाइए, ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा। यहाँ आपको बोल रहे थे दोनों में से क्या घटाया जाए, हमने मान लिया दोनों में से x घटाया जाए। x घटाया जाए तो क्या होगा 5 - x, और नीचे क्या हो जाएगा 6 - x, बराबर क्या होना चाहिए, तो अनुपात 8:11 हो जाए, 8:11 हो जाए। देखिए x का मान क्या आता है, ऐसा लिखा इसको, या 5 × 6 बटे, उसको बटे में लिख लिया, बराबर 8/11। सीधे गुणा किया, सीधे गुणा किया तो क्या होगा, 11 का गुणा इसमें हो गया, 8 का गुणा
इसमें हो गया, गुणा कर देते हैं, 11 पंजे 55 माइनस 11x, 8 छंग 48 माइनस 8x। आगे बढ़े, 11x माइनस का है, 8x इधर आके धन का हो गया, 48 प्लस का है, 55 जाके माइनस का हो गया, बराबर का हो गया -3x बराबर -7, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 7/3, या इसको 2 से 1/3 भी लिख सकते हैं, है? ठीक है। अब x का मान आ गया आपका, x का मान रख देते हैं। अच्छा x ही पूछा है, अच्छा तो क्या घटाएं यही पूछा है आपने, एक्स और वाई की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पर पूछा गया था क्या घटाएं, तो हमने क्या निकाला, 2 से 1/3 यदि हम घटाते हैं दोनों में से तो ये बात सही होगी। आप करके देख सकते हैं, 5 में से 7/3 घटाएं और 6 में से भी 7/3 घटाएं, फिर उन दोनों का अनुपात निकाल के देखें, 8:11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि पहली संख्या में 3 की कमी और दूसरी संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो उनमें अनुपात 3:2 हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हल करते हैं। एक बात बता दें आपको कि अनुपात, मैंने बताया था अनुपात संख्या नहीं होती। जैसे आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं का अनुपात, मान लो कहा कि दो लोगों की आयु का अनुपात 9:5 है, ये कहा होता तो हम ये नहीं लिख सकते थे कि पहले की आयु 9 वर्ष है और दूसरे की 5 वर्ष। अनुपात में है तो उसको वर्ष में, संख्या में मतलब वर्ष में बदलोगे तब संख्या होगी, उसमें नहीं बदल सकते। उसका एक तरीका होता है कि आप कोई चर लेंगे, कोई वेरिएबल लेंगे एक्स वाई जेड, उसका गुणा दोनों में कर देंगे तो वो संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यदि 9:5 यदि आयु होती और उसमें एक्स चर लेते तो हम कह सकते थे कि पहले की आयु 9x वर्ष है और दूसरे की आयु 5x वर्ष है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अनुपात जो है, इसमें यदि हम चर ले लेते हैं तो संख्या में बदल जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 9x और दूसरी संख्या हो जाएगी 5y। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, पहली संख्या में 3 की, क्योंकि अब देखिए 3 की वृद्धि और 3 की कमी वृद्धि करना है, आप डायरेक्ट 9 में से 3 घटा नहीं सकते, एक होता तो बात अलग है ना, ये घटा नहीं सकते हैं आप डायरेक्ट, तो इसलिए उसको हमको संख्या में पहले बदलना होगा। अब संख्या में बदलने के बाद संख्या में बदल ली हमने, ये हो गया 9x, ये हो गया 5x। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या में 3 की कमी, मतलब 9x ऋण 3 हो जाएगा, दूसरे में 3 की वृद्धि, दूसरे को इंक्रीज करना है कैसे, 3 से, तो दूसरा हो जाएगा 5x + 3, तो उनमें ये अनुपात हो जाता है। मतलब ये जो आपने निकाला 9x - 3 प्लस अनुपात 5x + 3 बराबर कितना होना चाहिए, 3:2, 3:2 होना चाहिए, ये हमारा समीकरण बन गया। देखिए बनाते हैं, चलिए ये बराबर 3:2। अब ये 9x - 3 बटे 5x + 3 बराबर 3:2, सीधे गुणा कर दिया, 2 का गुणा 9x - 3 में हो गया, 3 का गुणा 5x + 3 में हो गया, गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18 माइनस 6 और ये 5 3 15x प्लस 9, x को x तरफ ले आओ, ज्ञात को ज्ञात तरफ ले आओ, तो ये 18 x है, यहाँ गलत x छपा नहीं है, ये 18x - 15x बराबर 9 ऋण का जो हो जाएगा धन 9 धन 6, तो 18x में से 15x गया तो बचा 3x, 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/3 या 5। अब x का मान आ गया तो हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने संख्या शुरू में क्या मानी थी, 9x और 5x, तो 5 मान रख दिया 9x में, तो 9 5 45, 5x में 5 25, तो ये संख्याएं हो जाएंगी 45 और 25। अब इसको आप वहां पे प्रूव करके देख सकते हैं कि पहली संख्या में से 3 घटाओ तो ये बचेगा 42 और दूसरी संख्या में 3 जोड़ो तो ये हो जाएगा 28। 42 अनुपात 28 करो, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 से दोनों कट जाते हैं, 3:2 आ जाएगा, देख लीजिए आप। तो ऐसा प्रूव करके आप इसको देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और बाकी वार्षिक आय 4:3 में है। अब इसके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनके पास 600 रुपए बचते हैं तो प्रत्येक की वार्षिक आय क्या। देखिए सवाल ध्यान से देखिए एक बार, आय का अनुपात दिया है और व्यय का अनुपात दिया है।
और बचत दी है कि दोनों के पास 600 रुपए बचते हैं, मतलब उसके पास भी 600 बच रहा है, इसके पास भी 600 बच रहा है, बचत दी है। कैसे करेंगे? आपको मालूम है आय व्यय जो है इनका सीधा सा समीकरण होता है, आय में से यदि व्यय घटा दें तो बाकी क्या होगा? बचत होगा। आय में से दो ही चीज कर सकते हैं आप, या तो खर्च कर दीजिए या बचा लीजिए, तीसरी कोई बात नहीं होती आय में। तो आय में या तो व्यय है या बचत है। तो यदि आय में से व्यय घटाते तो क्या बचेगी? बचत बचेगी। ये छोटा सा यदि फंडा आपके दिमाग में है, छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में है, तो देखिए इसके समीकरण कितने आसानी से बन जाएंगे। हमको क्या करना है? आय के अंक निकालना है। अंक कैसे निकालोगे? आय को संख्या में कैसे बदलोगे? चर लेके। लेकिन एक बात याद रखिए, जो चर यहाँ लेंगे आय के लिए, वही चर वाई के लिए नहीं लेंगे। हर बार जब दूसरा अनुपात है तो दूसरा चर लेना पड़ेगा। यहाँ यदि एक्स लिया है तो यहाँ वाई लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो आ की आय क्या हो जाएगी? एक्स चर लिया हमने तो 4x, और ये बाकी आय क्या हो जाएगी? 3x। एक्स का गुणा कर दिया दोनों में, पहला आ को दिखा रहा है, दूसरा बा को दिखा रहा है, तो आ की आय 4x, बाकी आय 3x। अब व्यय का करेंगे, दूसरा लेंगे y लेंगे, तो आ का व्यय क्या हो जाएगा? 3y, और बा का व्यय क्या हो जाएगा? 2y। चलिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया है ना। और आप वैसा भी कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा था, उसमें एक समीकरण बन जाता है, 4x ऋण 3y बराबर 600, और 3x ऋण 2y बराबर भी 600। ऐसे दो समीकरण बनते। पर यहाँ चलो कैसा किया ये देख लेते हैं इस तरीके से। आ का व्यय क्या हो जाएगा? आय ऋण बचत, आय ऋण बचत। ये हो गया आ का व्यय, और ये हो गया बा का व्यय। यहाँ y नहीं लाए, उसके लिए इस तरीके से हल किया है। चलिए अब इनका अनुपात, व्यय का अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया है, तो इसको इस अनुपात में रख दो। 4x ऋण 600 अनुपात 3x ऋण 600 बराबर 3:2। मतलब इसको दोनों तरीके से कर सकते थे आप चाहते तो इसका भी, इसको भी संख्या में बदल लेते वाई के रूप में, और ये आ के आय ऋण वाय, आय ऋण व्यय बराबर 600 एक समीकरण बन जाता, आय ऋण व्यय बराबर 600 दूसरा समीकरण बन जाता। दोनों समीकरण को हल करते तो 100y के मान निकल आते। यहाँ दूसरे तरीके से हल किया है, वो भी बता देते हैं आपको। तो आ का व्यय बटे वा का व्यय बराबर 3:2, ये दिया हुआ है प्रश्न में कि व्यय का अनुपात 3:2 है, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए, तो 4x बटे ऋण 600 बटे 3x ऋण 600 बराबर 3/2। तीन गुणा करने पर इसको जब हल करेंगे तो ये हल कैसे करेंगे? तीन गुणा किया, 3 का गुणा हो जाएगा 4x ऋण 600 है, 2 का गुणा हो जाएगा नीचे वाले का ऊपर हो जाएगा 4x ऋण 600 में, और 3 का गुणा हो जाएगा 3x ऋण 600 में। गुणा किया तो ये 8x ऋण 1200, 9x ऋण 1800। 9x इधर गया तो माइनस में हो गया, माइनस 9x और प्लस 8x बराबर माइनस x बचा 18। 1800 माइनस का 1200 धन हो गया जाके, तो बचा 600। यानी x बराबर माइनस 600, या x बराबर आ गया 600। x आ गया, मतलब आपकी क्या आ गई? आय अभी नहीं आई है आय, आपकी x का मान जब रखोगे तब ये आय आएगी। और व्यय निकालना है तो क्या होगा? चलो प्रत्येक की वार्षिक आय ही ज्ञात करना था, तो यहीं से निकल आएगी। 600 को मान रख दो, आ की होगी 62400, बाकी होगी 1800। ठीक है, और यदि व्यय पूछते हैं तो यहाँ मान रख देते हैं एक्स का, एक्स बराबर 600 यहाँ रख देते हैं। तो ये देखो 6 24, 24 में से 6 गए 18, 1800 रुपये इसका व्यय है। ऐसे 36 18 में 6 गए 1200 रुपये इसका व्यय है। 1800 व्यय है तो 2400 में से 1800 गए तो कितना बचा? 600 रुपये बचा। ऐसे 1200 इसका है तो 1800 में से 1200 गए तो कितना बचा? 600 बचा। यानी दोनों 600 रुपये की बचत कर रहे थे, ये भी यहाँ प्रूव हो जाता है। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपको। इसको आप दोनों तरीके से जमा सकते हैं, एक्स और वाई लेके भी जमा सकते हैं, और एक्स लेके भी इस तरीके से जमा सकते हैं कि आय में से यदि बचत घटा दे हम तो व्यय आ जाएगा, और व्यय का अनुपात के आधार पर आप इसको जमा सकते हैं। चलिए लगभग 10 मिनट का समय बाकी है, अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका, हाँ ये बढ़िया है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 60 है तो संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ एक छोटा सा सूत्र की हम चर्चा करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक,
एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो ये संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसका सवाल हल कर सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। अच्छा, आपको एक बात बता दें, ये जो हम इसमें संख्या लेने के लिए एक्स लेते हैं चर, ये एक्स ही एक्चुअली महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संबंधित संख्याओं को भाग दिया जा सके। जो संख्याएं हैं उनमें दोनों जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा सके, वो बड़ी से बड़ी संख्या उनका महत्तम समापवर्तक कहलाती है। और लघुत्तम समापवर्तक क्या है? वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें उन संख्याओं का भाग जा सके जिनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात होती है। चलिए, तो अब यहां देखते हैं संख्याओं का अनुपात ये है, तो संख्याएं क्या होंगी? एक्स चर ले लेते हैं, ये एक्स चर लेने पे संख्या हुई 3x और 5x होगी। अब इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? x होगा। ये याद रखिए सदा कि जो x लेते हैं हम चर वही महत्तम समापवर्तक होगा। लघुत्तम समापवर्तक दिया है इनका, सूत्र हम लगा सकते हैं। सूत्र क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम कितना है? 60 है। एचसीएफ कितना है? x है। और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इंटू 5x, गुणा हो जाएगा दोनों संख्याओं का। चलिए, तो 60 इंटू एक्स बराबर 3x इंटू 5x। ठीक है। अब यहां x को यदि इधर पक्षांतर करें तो ये गुणा है तो इधर भागित हो जाएगा, भागित हो जाएगा तो एक x से एक x कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 15x, और यहाँ बचेगा 60। चलिए, ये बात ध्यान रखिएगा सदा कि जो चर लेते हैं हम वो सदा एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। अब यहाँ देखें ये बचा, चलो 60x बराबर 15x स्क्वायर लिख दिया, ये x से x कट जाएगा, x नीचे जाएगा तो के बराबर हो जाएगा 15x बराबर 60। ये x से ये एक x काट दिया तो 15x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ गया? 60/15 है 4। संख्याएं क्या होंगी? 4 3 12 और 4 5 20। 12 और 20 का आप देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, 60 आता है कि नहीं? महत्तम समापवर्तक तो निकला ही हुआ है 4 है। ध्यान से देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ ये फॉर्मूला जो है इसको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपको। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर्स जो है हमने चूंकि एक्स अनुपात दिया है, एक्स हमने इसमें चर मान लिया है, वेरिएबल एक्स ले लिया है, टेकिंग एक्स एज वेरिएबल, द नंबर विल बी 3x एंड 5x। अब 3x एंड 5x आर द नंबर्स, तो हमको ये फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एलसीएम दिया है, एचसीएफ हमने एक्स माना ही है, और जो नंबर है आपके सामने है 3x और 5x, ये फार्मूला लगा दिया, इसको हल कर लिया, एक्स का मान आ गया। एक्स का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो ये संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। पहली संख्या 3x है तो 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या 5x है तो 20 हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, अब ये अनुपातों के प्रकार वाली जब बात आती है तो इसको हम अगले सेशन के लिए रख देते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या अनुपातों का प्रकार हो सकते हैं। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि 2-3 मिनट बाद अपना ये खत्म होने वाला है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, और पुराने और ये सब YouTube पर आप देख सकते हैं। YouTube पर देखने के लिए आपको YouTube पर सर्च करना होगा कॉमर्स क्लास विद डॉक्टर महेश अग्रवाल। जब भी सर्च करें, जब भी उसको देखें, तो उसमें यदि आपको समझ में आता है तो उसको लाइक वाला बटन दबाएं, नहीं समझ में आता है तो भी आप अनलाइक वाला बटन दबाएं, फिर उसको देखें और ये उस पर फीडबैक जरूर दें कि आपको वो सुनने के बाद समझ में आया अथवा नहीं आया। उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें समय पर। चलिए, तो आज की सभा हम यहीं तक लेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, सकारात्मक विचारों को महत्व दीजिए। घर में यदि कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं तो उनको भी समय निकाल कर पढ़िए।
अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, बजाय यूट्यूब पर उल्टे सीधे सर्च करने के। पढ़ने में ध्यान लगाइए और जो भी अच्छी चीजें आती हैं घर पे थोड़ा समय दीजिए। अपने घर में बुजुर्ग हो तो उनसे उनकी पुरानी कहानियां सुनिए, आपको अच्छा लगेगा अपने बारे में जानकर, अपने परिवार के बारे में जानकर। तो आपका दिन आज का शुभ हो। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर।